चलो देखो, इसमें कह रहा है कि एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का आज लेक्चर नंबर 4 होगा। आज के बाद मतलब कि आज पढ़ा देंगे और कल जो होगा इसमें ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी क्या है कि ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। तो एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 शब्दों से हुई है। एग्री अर्थात मृदा तथा कल्चर अर्थात कृषि से हुआ है। तो एग्रीकल्चर जो हो गया मृदा और कृषि हो गया। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन पूछता है भारत मतलब यदि खदानों का सुरक्षित जगह संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उसमें आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है 14% से अधिक नहीं होना चाहिए। जो उसमें आर्द्रता जो होता है यानी कि अनाज में जो नमी होता है वो 14% से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसमें क्या होता है, उसमें कीड़ा लग जाता है। भारत में ऋतु आधारित प्रमुख फसलें और बुआई अवधि। तो इसमें जो होता है भारत में 3 प्रमुख फसल होता है, रबी की फसल और खरीफ की फसल और जायद फसल। रबी हो गया, खरीफ हो गया, जायद हो गया। तब पूछता है क्वेश्चन की रबी की फसल प्रमुख फसल कौन सा है। तो ये हो गया गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना है, मटर है, सरसों है, मसूर है, राई तथा आलू, ये सब क्या हो गया रबी की फसल हो गया। ये जो होता है शीतकालीन फसल होता है। अक्टूबर नवंबर में इसका क्या होता है बुआई होता है और 4 से 5 महीना में इसको काट लिया जाता है। तब मार्च और अप्रैल में ये इसका जो होता है कटाई का अवधि होता है। खरीफ फसल होता है, ये क्या होता है ग्रीष्मकालीन है। तो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि। तब बाजरा जो होता है खरीफ का फसल है, तिल भी खरीफ का फसल है, कपास भी खरीफ का फसल है। इम्पोर्टेंट है यहाँ से ज्वार, बाजरा, तिल और कपास ये क्वेश्चन पूछता है। जुलाई अगस्त जून जुलाई में इसको बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इसे काट लिया जाता है। जायद का जो फसल होता है शीत और ग्रीष्म दोनों के मध्य में इसे बुआई किया जाता है, रोपा जाता थी होता है इसका। कहता है कि तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार के सब्जियों की जो खेती होता है ये जायद फसल में आता है। मार्च अप्रैल में इसकी बुआई अवधि है और कटाई अवधि जो इसका है जून जुलाई होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में रहता है कौन सा खरीफ के फसल है, कौन सा जायद के फसल है। कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है। तब विभिन्न फसलों में 2 फसलें उगाना जो होता है युग्म मतलब कि युग्म एक से अधिक जो हो गया तो 2 फसलें एक साथ उगाना जो होता है ये युग्म पैदावार के अंतर्गत होता है। मिश्रित कृषि ये क्वेश्चन छपता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसकी क्या विशेषता है। पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना जो होता है ये मिक्स्ड फार्मिंग कहलाता है। भारत में संकाय या चालू जोतों के में सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य का है। तो ये सबसे बड़ा जो औसत आकार है जोत में ये राजस्थान में है। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है तो तमिलनाडु के तट पर पाया जाता है। दक्षिण भारत में कह रहा है कि उच्च कृषि उत्पादकता यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी जो होता है ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन सा है। ये छपने वाला क्वेश्चन है। तो रासायनिक उर्वरक का जो सबसे बड़ा 2 उपभोक्ता राज्य है ये इसमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र आता है। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है। तो ये भी उत्तर प्रदेश है। भारत में अनुबंध कृषि यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है अनुबंध पर कृषि जो किया जाता है ये प्रथम राज्य कौन सा था ऐसा करने वाला। तो ये जो राज्य था ये पंजाब था। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है। तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा जो होता है ये गेहूं की कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है। चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से उच्च तापमान आदर्श जलवायु मानी जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनता है कि किसकी खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से उच्च तापमान आदर्श माना जाता है। तो उसके ऑप्शन में रहेगा गेहूँ रहेगा, चावल रहेगा, अलग अलग ऑप्शन रहेगा। तो इसमें जो होता है ये चावल के लिए होता है। कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है। तो कल्याण सोना जो है कल्याण सोना ये गेहूं की एक किस्म है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है। तो भारत का जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है कौन है चावल ही है। करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये छपने वाला क्वेश्चन है।
करनाल बंट जो है गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। इससे होता है तो टिलेटिया इंडिका नामक जो है ये कवक है, इससे ये होता है। करनाल बंट रोग किसका प्रमुख रोग है? तो गेहूं का। किससे होता है ये नहीं पूछता है क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? तो सर्वाधिक जो क्षेत्रफल कह रहा है इस पर किसकी कृषि होती है? तो सर्वाधिक जो होता है ये धान का होता है, जिसे चावल जो भी कहा जाता है। मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है। अभी देखे थे मक्का किसकी फसल है? खरीफ की। लेकिन कहता है कि इसकी खेती जो वर्ष भर होता है किसके साथ है? तो रबी के साथ और जायद के खरीफ तीनों ऋतुओं में इसकी खेती क्या है कि की जा सकती है। मक्का की जो खेती है ये वर्ष भर भी की जा सकती है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? छपने वाला क्वेश्चन है। तो चावल की जो खेती होता है सर्वाधिक जो क्षेत्र किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? लिखो, ये क्वेश्चन छपेगा। तो चावल का जो कटोरा कहा जाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। जया, पद्मा, पूषा, सुगंधा 5, जमुना और कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्म है? तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नाम दे देगा कि यह किसका किस्म है। तो जया, पद्मा, पूषा, सुगंधा, जमुना, कृष्णा ये सब किसका किस्म है? तो धान की। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? तो ग्रीन गोल्ड जो है ये चाय की किस्म है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? ये भी छपेगा क्वेश्चन, छपने वाला ये क्वेश्चन है। तो नील हरित शैवाल जो होता है यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है, नील हरित शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है धान की फसल में। मध्य प्रदेश के किस जिलों को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तक दो खरगोन जो जिला है इसको कहा जाता है सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। क्यों? तो क्योंकि यहाँ कपास की जो खेती के कारण। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? वाइल ऑफ शुगर किसको कहा जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत जो है ये सर्वाधिक है। भारत में कह रहा है कि सभी फसलों में से गन्ने की जो फसल के अंतर्गत जो है उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का जो प्रतिशत है सर्वाधिक है। किसका है? तो गन्ने का। कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। तो क्वेश्चन पूछता है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का है फल और सब्जी उत्पादन, बागवानी उद्यान आदि से है सुनहरी क्रांति या स्वर्ण क्रांति भी से कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जो संबंध है दूध उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति का जो संबंध है पेट्रोलियम का आत्मनिर्भरता से है, कृष्ण क्रांति या काली क्रांति भी कहा जाता है। नीली क्रांति का संबंध जो है ये मत्स्य उत्पादन से है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। गोल क्रांति आलू के उत्पादन से है। भूरी क्रांति ये उर्वरक के उत्पादन से है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। रजत क्रांति जो है ये अंडा उत्पादन से है। और इंद्रधनुषी क्रांति है कृषि संबंधित संबंध जो क्रांति नवीन कृषि नीति में जो निर्धारित जो किया जाएगा उससे संबंधित है इंद्रधनुषी क्रांति। अमृत क्रांति ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नदियों को जोड़ने की परियोजना क्या कहलाती है? ये अमृत क्रांति है। नदियों को एक नदी से किसी नदी में अगर पानी अधिक है और किसी नदी में कम है तो एक नदी से जो दूसरी नदी में जो जोड़ा जाएगा उसका क्या नाम दिया गया? तो अमृत क्रांति नाम दिया गया। सदाबहार क्रांति कृषि उत्पादन को दोगुना करना और टिकाऊ कृषि के मतलब इसके अंतर्गत किया जाता है। तो यह है सदाबहार क्रांति। गुलाबी क्रांति जो होता है ये झींगा मछली के उत्पादन से होता है। प्याज उत्पादन और झींगा मछली, तो ऑप्शन में एक ही रहता है, झींगा मछली ही इसमें रहेगा। लाल क्रांति का जो होता है ये मांस और टमाटर दोनों उत्पादन से ये संबंधित है। बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? तो बाजरे के जो कृषि है उष्ण और शुष्क दोनों जलवायु में किया जाता है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो फसल है कौन सा है? तो शुष्क जो सूखा मतलब कि थोड़ा इसके लिए जो है मूंगफली के मतलब कि सर्वाधिक उपयुक्त फसल है। औस और बोरो किस फसल की किस्में है? तो औस और जो बोरो जो है ये धान की किस्म है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? क्वेश्चन छपता है ये क्वेश्चन। तो मध्य प्रदेश सोयाबीन में सब नंबर 1 स्थान पर आता है। कौशल किस फसल का उन्नत प्रणाली है?
प्रजाति है, तो ये कौशल जो है ये मूंगफली क्या है, उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। कहता है कृषि संगठन एवं मुख्यालय, जो कृषि संगठन है तो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पड़ता है, तो ये कानपुर में है। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र जो है नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये मनीला में है। अर्ध शुष्क क्षेत्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, तो हैदराबाद इम्पोर्टेंट उतना नहीं है ये। सूखे क्षेत्रों का अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये अपिल्लो में है, अलेप्पो में है, तो ये नहीं है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ये मुंबई में है, ये इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र ये मैक्सिको में है, यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी और इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों में की जाती है। तो कहाँ किया जाता है, दक्षिण भारत में चाय की जो खेती है नीलगिरी तथा इलायची पहाड़ के जो निचले जो ढाल है वहाँ पर अधिक मात्रा में किया जाता है। किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, तो दलहनी जो फसल होता है इसमें नाइट्रोजन की जो सर्वाधिक होती है क्षमता सिंचित करने की दलहनी फसल में, इसमें क्या होता है कि दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट जो है ये राइबोजियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक होता है। तो इसमें क्या होता है, जो राइबोजियम जो जीवाणु होता है तो इसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए क्या होता है, तो आवश्यक होता है। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किन राज्यों से प्राप्त होता है, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से जो होता है 3/4 प्राप्त हो जाता है, यानी कि 4 में जो 3 हिस्सा जो होता है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से ही भारत को कच्चा रेशम की प्राप्ति होती है। नॉर्मन अर्लेस्ट बोरलॉग, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किस देश से संबंधित है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनका जो जन्म मतलब कि कहता है किस देश से संबंधित है, तो इनका जो संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकता है, लेकिन इनका जो कर्म क्षेत्र था वो मैक्सिको था। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है, तो उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग करके क्या होता है कि उत्पादन को बढ़ाना होता है, यही हरित क्रांति कहलाता है। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन और उत्पादकता दोनों के में हुआ, तो ये जो हुआ किसमें सर्वाधिक किसकी वृद्धि देखने को मिला, तो गेहूं की फसलों में देखने को मिला। हरित क्रांति किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया, तो मैक्सिकन गेहूं में सर्वाधिक मैक्सिकन गेहूं का वहाँ यूज किया गया। क्वेश्चन है कि बताए थे ना कि अभी मतलब कि हरित क्रांति जो नॉर्मन बोरलॉग अर्लेस्ट जो था तो ये इनका जन्म कहाँ है, तो ये अमेरिका के नागरिकता थे, लेकिन इनका जो कर्म क्षेत्र था तो मैक्सिकन था। तो मैक्सिकन गेहूं से ही मतलब कि वो रिसर्च किया गया था उस पर। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नगदी फसल के निर्यात से प्राप्त होता है, यानी कि भारत को जो सर्वाधिक विदेशी मुद्रा जो प्राप्त होता है किस फसल के नगदी फसल के निर्यात से, यहाँ नगदी फसल कह रहा है तो चाय जो होता है ये नगदी फसल के अंतर्गत आता है, तो चाय से मतलब कि सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है। रेड रॉट जो है ये किसकी फसल है, लाल विगलन जो है ये गन्ना के है रोग है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन छपने वाला क्वेश्चन है। मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। रेशम का जो होता है मूंगा जो रेशम है ये भारत के केवल किस में था, असम राज्य में ही किया जाता है। वर्ष 2007 में भौगोलिक संकेतक इसे मतलब कि GI टैग दिया गया। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो 1986 में किया गया था। मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि कितनी है, तो लगभग 140 दिन होता है। प्रमुख कृषि बोर्ड और मुख्यालय, कॉफ़ी बोर्ड जो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक में है। रबर बोर्ड पूछता है तो कोट्टायम केरल में पड़ता है। चाय बोर्ड का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल कोलकाता में पड़ता है। तंबाकू बोर्ड का जो है ये गंटूर आंध्र प्रदेश में है। मसाला बोर्ड का कोच्चि जो केरल में पड़ता है। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री बोर्ड का जो है नई दिल्ली का है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड ये पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट है, इसमें किसी को स्किप नहीं कर सकते हैं। कॉफ़ी बोर्ड का बेंगलुरु है। रबर बोर्ड कोट्टायम केरल है। चाय बोर्ड कोलकाता। तंबाकू ये तो अधिक बार क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है ये, गुंटूर या आंध्र प्रदेश में पड़ता है। मसाला बोर्ड का है कोच्चि केरल में, केरल मसालों के लिए फेमस है। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री बोर्ड जो है ये नई दिल्ली में है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड जो है इसका
मुख्यालय कहाँ है? तो पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। भारत में झूम कृषि के प्रकार, तो भारत में जो झूम कृषि के जो प्रकार है, झूम कृषि ये कहाँ कहा जाता है? झूम कृषि क्या होता है कि एक जगह पर लगातार किसी खेत में 2-3 साल तक कृषि किया जाता है, खेती किया जाता है। जब वहाँ की उर्वरा शक्ति जब क्या होता है, जब समाप्त हो जाती है तो उसको फिर मतलब कि उसको छोड़ दिया जाता है परती, और दूसरे जगह के जंगलों को जला करके वहाँ साफ करके वहाँ खेती किया जाता है। तो ये क्रम चलता रहता है। इससे मतलब काफ़ी मतलब वनों का भी इसमें मतलब कि ह्रास होता है। तो झूम कृषि के प्रकार, तो ये जो होता है उत्तर पूर्वी राज्य में इसको झूम कहा जाता है। तो झूम का जो ये नाम जो दिया गया उत्तर पूर्वी राज्य से ही आया। तो झूम कृषि जो होता है उत्तर पूर्वी राज्य, इसमें आता है असम है, मेघालय है, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कृषि कहा जाता है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इसे पोंडू कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि मान और बरीगा ये नहीं पूछता है, लेकिन पोंडू जो है ये पूछा जाता है। पश्चिमी घाट में इसे कुमारी कहा जाता है। केरल में पूनम, या जो यही है, लिखने का जो थोड़ा सेंस अलग हो गया है, पढ़ने में वही पूनम ही है। केरल में इसे पूनम कहा जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसे बीबर या दाहिया कहा जाता है। मसान, पिंडा तथा बीरा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसे बीबर या दाहिया, ये यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। दक्षिण पूर्वी राज्य जो राजस्थान होता है इसमें वालरा कहा जाता है। मणिपुर में पामलू कहा जाता है और हिमालय क्षेत्र में इसे खील कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। झारखंड में कुरुल या कुराबा कहा जाता है और छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में यहाँ इसे कहा जाता है दीपा कहा जाता है। जो छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला में इसे खेती किया जाता है, तो और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ऐसा होता है, तो इसे दीपा कहा जाता है। बराक वैली, बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो यहाँ की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है वो धान और चाय है बराक घाटी में। कहता है कि भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? अभी देखे थे कि मसालों का जो मतलब कि बोर्ड, जो मसाला बोर्ड कहाँ था? तो कोच्चि, केरल में। तो मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। लौंग जो है पुष्पकली से प्राप्त होती है, जिसकी सर्वाधिक खेती केरल में की जाती है। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्पकली से प्राप्त होता है, जिसकी सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? तो केरल में की जाती है। भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? तो काला सोना के रूप में मसाला यहाँ दे दिया है। क्वेश्चन पूरा पढ़ना कि काला सोना मतलब एक कोयला को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा मसाला जाना जाता है। तो मसाला में जो होता है ये काली मिर्च होती है। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अभी भी महाराष्ट्र ही है। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किस फसल की आनुवंशिक परिवर्तित रूप है? तो शक्तिमान 1 और 2 जो है ये मक्का की है। वाणिज्यिक स्तर पर केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो बीपीएससी प्री 2017-18 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जम्मू और कश्मीर राज्य में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक है तथा 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान इसका उपयुक्त माना जाता है। कितना? तो पहाड़ी ढाल क्षेत्र होना चाहिए, इसमें पानी भी नहीं लगना चाहिए, और वार्षिक वर्षा जो होता है 200 सेंटीमीटर से अधिक इसका चाहिए, और तापमान जो क्लाइमेट होता है ये 24 से 30 डिग्री सेल्सियस जो तापमान जो होता है ये उपयुक्त माना जाता है। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? मतलब कि प्रोसेसिंग हेतु जो आलू की जो अच्छी किस्म जो होता है ये कौन सा है? तो कुफरी चिप्सोना 2 जो होता है ये सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है। कौन सा? तो कुफरी चिप्सोना। ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? ललित जो है किसकी उन्नत किस्म है? तो ये अमरूद की उन्नत किस्म है। मालवीय विकास, अमर, आज़ाद, विहार, पारस, ये सब किसका है? तो तूर जो होता है अरहर, जिसको तूर बोला जाता है, इसकी ये प्रमुख फसलें किस्म है। कौन सा? तो मालवीय विकास, अमर, आज़ाद, विहार, पारस, अरहर, ये सब तूर की प्रमुख किस्म है। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज जो मंडुआ यानी कि कोडो जिसके भी कहा जाता है, मंडुआ का निर्यात सर्वाधिक किस देश को किया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सर्वाधिक निर्यात किया जाता है ये जापान को किया जाता है। निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत मोटे अनाजों तथा चावल का उत्पादन किया जाता है। निर्वाह मूलक जो कृषि होता है ये मोटे अनाज और चावल का उत्पादन इसके अंतर्गत किया जाता है। अदरक के खाने योग्य वाला भाग क्या हो कहा जाता है? तो प्रकंद जो होता है
राइजोम इसे बोला जाता है, ये प्रकंद होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है? तो ये कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश जो है ये प्रथम स्थान पर आता है खाद्यान्न उत्पादन में, यानी कि सभी इसमें जो फसल हो जाता है उसको मिला करके। केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अभी देखे थे केरल किसके लिए है, तो गरम मसाले के लिए, यानी कि मसाले के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। प्रमुख कृषि संस्थान, राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड जो है इसका हेड को स्थान ये कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद है। चावल शोध संस्थान ये कटक उड़ीसा में पड़ता है। अधिक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत डेयरी निगम और डेयरी विकास बोर्ड ये आनंद में पड़ता है। और भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये जो पूछेगा ये करनाल हरियाणा में पड़ता है। और डेयरी विकास बोर्ड पड़ता है ये आनंद में पड़ता है। गन्ना प्रजनन संस्थान ये कोयम्बटूर में पड़ता है। राष्ट्रीय केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान ये चिकमंगलूर में है। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान ये बैरकपुर। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान ये फरीदाबाद। टीडी चेतावनी संगठन, जो टीडी का काफ़ी आतंक जो हुआ था ना ऐसे 2-3 साल पहले, काफ़ी टीडी का जो था, तो ये जोधपुर में पड़ता है। कृषि विपणन और निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन ये जयपुर में है। चरागाह जो झांसी में, ये केंद्रीय कृषि यहाँ इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये जो पड़ता है कहाँ पड़ता है? केंद्रीय कृषि अनुसंस्थान ये पड़ता है पोर्ट ब्लेयर। राष्ट्रीय जैव विकास ये छोड़ सकते हैं। रोग जांच की चिकित्सा ये सब बाद बाकी सारा स्किप कर सकते हैं। एक राष्ट्रीय पटसन और संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान ये जो होता है ये पटसन का है, ये कोलकाता में है। वैसे भी जूट का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है ये कोलकाता में ही होता है। ये प्रमुख फसलों का स्थान जो दिया है 2020-21 का है। ये डाटा थोड़ा पुराना है, एसपीडी में नया जो है वहाँ से बता देंगे। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो राजस्थान, अभी भी राजस्थान ही है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक असम है, यहाँ भी डाटा सही है। सोनालिका, अर्जुन और सोना किस फसल की उन्नत किस्म है? तो ये गेहूँ की उन्नत किस्म है। पेनिंग किस फसल के लिए एक लाभकारी प्रक्रिया है? तो ये जो है ये मूंगफली के लिए है। झूम कृषि एक ऐसी पद्धति है जिसे कर्तन और दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो कर्तन या और दहन मतलब कि काट करके पेड़ पौधा को, और जो दहन जो कर दिया जाता है, बर्न यानी कि जला दिया जाता है, तो इसी का नाम है। गहन कृषि से क्या तात्पर्य है? तो गहन कृषि जो होता है न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज जो होता है इसी को गहन कृषि कहा जाता है। सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है। जो जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता है। गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। ये क्वेश्चन छपता है। जूट मतलब कि जूट के बोरा में पैकिंग करना अनिवार्य होता है। किसका? तो चीनी का जो होता है ये जूट के बोरा में ही इसका पैकिंग करना इसमें अनिवार्य होता है। राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? तो सरसों और बाजरा का है। सही है। कहता है कि भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है। ये डाटा भी सही है। तत्पश्चात केरल और तमिलनाडु का स्थान आता है। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है ये राजस्थान ही है। उकटा रोग कौन सी फसल प्रभावित करता है? तो ये चना की फसल को प्रभावित करता है। भारत में जूट की सर्वाधिक खेती किस राज्य में किया जाता है? अभी बताए थे पश्चिम बंगाल में इसे सर्वाधिक किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये जो है महाराष्ट्र है। भारत का सबसे बड़ा रबर तथा नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये जो है ये मेरा केरल है। भारत के किस राज्य में कहवा, रबर तथा तंबाकू की कृषि की जाती है? तो ये जो किया जाता है कहवा, रबर और तंबाकू की जो कृषि किया जाता है ये कर्नाटक राज्य में किया जाता है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो तंबाकू का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है ये आंध्र प्रदेश में होता है। डाटा एकदम सही है। पौधे उगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है? तो एक्वापोनिक कृषि इसे कहा जाता है। एक्वापोनिक कृषि क्या होता है? तो पौधे उगाने के साथ मछली पालन करना ये कहलाता है। इसके मतलब कि मछली भी इसके साथ पालन किया जाता है, एक्वापोनिक कृषि कहलाता है। इम्पोर्टेंट है ये। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? अभी देखे थे कोलकाता में। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्य जो घटते क्रम में है, सबसे ज़्यादा जो आता है गन्ना उत्तर प्रदेश, तब महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का स्थान है। किन 2 फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान आता है? तो गेहूँ और जो गन्ना के उत्पादन में किसका
उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम आ जाता है। कभी कभी उत्तर प्रदेश और जो महाराष्ट्र होता है इसमें आगे पीछे चलता रहता है, तो इसका लेटेस्ट जो डाटा होगा वो बता देंगे। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? तो जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन बढ़ाने में ये आता है कौन? तो सदाबहार क्रांति। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है चीनी का? तो चीनी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक ही है। भारत का कौन सा राज्य नमक और मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है? तो नमक का जो सबसे सर्वाधिक जो उत्पादन होता है कहाँ से, मतलब समुद्र से तैयार किया जाता है, जो नमक नहीं निकाला जाता है, तो ये गुजरात से होता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1984 में हुआ था, 1984 में हुआ था। एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन जो है, 20वीं पशुधन, अच्छा ये 20वीं दिया गया है, इसको स्किप कर सकते हैं, आगे देखते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहे हैं। कहता है कि भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सा है? तो जमुना पारी है। गाय की थारपाकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में। विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा है? तो प्रथम है। ये क्वेश्चन नीचे यहाँ इंपॉर्टेंट है। श्वेत क्रांति का जनक, फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे था? तो दूध उत्पादन से था, अभी बताए थे। मुर्गी के अंडे के कवच किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। CaCO3 इसका जो होता है सूत्र होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सा है? तो लेग हॉर्न है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में स्थापित केंद्रीय प्रजनन केंद्र जो ये है, प्रजनन फॉर्म है, सूरतगढ़ राजस्थान। ये छोड़ सकते हैं, 1 मिनट आगे देखिए। कहता है कि ये केंद्र गाय और भैंसों के प्रजनन के लिए उत्तम नस्ल के ये जो प्रचितक वीर्य का उत्पादन करते हैं, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि उत्तम नस्ल के, इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ से आगे कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो दूध उत्पादन और वितरण से है। कह रहा है कि भैंसों पर अनुसंधान के लिए हरियाणा राज्य के हिसार जिले में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है? हरियाणा राज्य के हिसार में किया गया है। क्या? तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना किया गया है। ये पशुधन जो रिपोर्ट, अच्छा ऑपरेशन फ्लड के चरण है, ये चरण नहीं पूछता है, 3 चरण में इसको हुआ था, लेकिन यहाँ से पूछता नहीं है। और फ्लड 1 मतलब कि ऑपरेशन मतलब कि फ्लड जो नाम दिया था, 3 चरण था, 70 से 81 तक, मतलब कि तीनों चरण 1970 से लेकर के 1996 तक चला हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। भैंसों की देसी नस्ल की 3 है, ये क्वेश्चन है। मुर्रा, नीली मुर्रा ये किसकी मतलब कि किस्म है? तो ये भैंसों की है। जाफराबादी ये सब भैंस क्या है? नीली रावी सब भैंसों की किस्म है। ये डाटा पुराना है, पशुधन 2019 का है, इसको स्किप कर रहे हैं। स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है? तो पशुओं के प्रजनन से संबंधित है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? तो हिसार के हरियाणा में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मथुरा उत्तर प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट है। प्रशिक्षण जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये जो है करनाल में है। मानसी इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग में है, साना में है। बाद बाकी नीचे ये स्किप कीजिए, जो इम्पोर्टेंट है उसे बता रहे हैं, ठीक है। कहता है कि खनिज मतलब कि खनिज संसाधन, इसमें जो आता है खनिज में क्या आता है? तो धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज आता है। तो धात्विक में क्या होता है? तो लौह धातु है जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे कि हो गया अयस्क, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट आदि हो गया। और लौह धातु इसमें नहीं होता है, इसमें धात्विक जो लोहे का अंश नहीं होता है। तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइड आदि हो गया। बहुमूल्य खनिज में सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि आता है। ये सब में किसका है? तो ये सब धात्विक खनिज के अंतर्गत आता है। अधात्विक में आता है, इसमें चमक वगैरह कुछ नहीं होता है। पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर। ऊर्जा खनिज होता है। तो ऊर्जा में क्या आता है? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं क्योंकि बहुत पेज है इसमें। कहता है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? तो खनिज युक्त शैल तंत्र जो है ये धारवाड़ तंत्र में ही होता है, ठीक है। तो कहता है कि भारत के मतलब किस भाग में खनिज संसाधनों का बृहत भंडार है? तो खनिज संसाधन का जो बृहत भंडार है कहाँ पर है? तो दक्षिण पूर्व में है। दक्षिण और पूर्व में जो होता है यहाँ पर सर्वाधिक भंडार है। कहता है कि भारत का कौन सा राज्य खनिज संसाधन के लिए सर्वाधिक मतलब कि सर्वाधिक संपन्न है? तो कर्नाटक।
कौन सा राज्य मूल्य की दृष्टि से खनिज उत्पादन में अग्रणी है? उड़ीसा। 2019 का डाटा है। ये सब लौह अयस्क के प्रकार है। तो ये लोहा का जो प्रकार होता है यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, ये किसका है? ये किसका अयस्क है? और है किसका? तो ये लोहे का। भारत में लौह अयस्क के क्रम की शैली पाया जाता है, धारवार क्रम में ये पाया जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि अयस्क जो होता है ये धारवार क्रम की जो चट्टानें होती है उसमें पाया जाता है। लौह अयस्क यानी कि आयरन और खान कुदेरमुख किस राज्य में है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है उसको बता रहे हैं। तो ये कर्नाटक में है। ठीक है, राजस्थान के नाथरी के पाल जो होता है ये किसके लिए? तो लौह अयस्क, ये उतना इंपॉर्टेंट है। बैलाडीला खान, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन छपता है। बैलाडीला जो खान है ये लौह अयस्क के लिए है। तांबा का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है मजालखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में होता है, जबकि इसके भंडारण में राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो तांबा का जो होता है मध्य प्रदेश के मजालखंड क्षेत्र है, इसमें सर्वाधिक होता है उत्पादन। एशिया का उच्च कोटि का जस्ता और सीसा जो का भंडार कहाँ पर है? तो भीलवाड़ा राजस्थान में। सीसा का सर्वाधिक जो होता है राजस्थान। ठीक है, विंध्य शैली में किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं? तो विंध्य शैली में जो होता है ये चूना पत्थर के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क, मतलब कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये सब अलग अलग। तो उड़ीसा में जो होता है हेमेटाइट किस्म का जो लौह अयस्क मयूरभंज और क्वेंझर के में बादाम पहाड़ी खदानों से निकाला जाता है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये उड़ीसा के कहता है। मतलब कि हेमेटाइट जो है ये मयूरभंज और क्वेंझर में बादाम पहाड़ी खदानों से निकाला जाता है। कहता है कि बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो ये क्वेश्चन छपता है। ये क्वेश्चन बॉक्साइट जो है किसका है? तो एल्यूमिनियम का है। भारत में दो सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक क्रमशः कौन सा है? तो उड़ीसा और गुजरात है। टीन का अग्रगणी जो है छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला जो है ये टीन का सर्वाधिक मतलब कि वहाँ से उत्पादक होता है। तो छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला। अबरक में जो अ से अबरक आता है, अ से आंध्र आता है। आंध्र देखिए, आंध्र में भी ध्रुव में जैसा है, यहाँ भी ध्रुव में लगा हुआ है। तो अबरक में आंध्र प्रदेश पहला स्थान पर आता है। भारत में सबसे बड़ी अबरक पट्टी जो होता है हजारीबाग यानी कि जो झारखंड में पड़ता है, गया और मुंगेर बिहार जिलों में पाई जाती है। तो बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और बिहार एसएससी के लिए भी। भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगरूर कहाँ पाया जाता है? तो ये मकराना जो होता है, मकराना राजस्थान में पाया जाता है। सब काफ़ी अच्छा मार्बल जिसको संगमरमर कहा जाता है, ये संगरूर मतलब मकराना राजस्थान से ये निकाला जाता है, पाया जाता है वहाँ। क्वार्टजाइट किस पत्थर का कयांतरित है? तो क्वार्टजाइट जो है ये बलुआ पत्थर का कयांतरित रूप है ये। ठीक है, क्रोमाइट उत्पादन किस राज्य का एकाधिकार है? मतलब कि एकाधिकार सबसे ज़्यादा मोनोपोली जो होता है जिसमें एकाधिकार। ठीक है, तो ये उड़ीसा में है क्रोमाइट का। क्रोमाइट, क्रो मतलब कावा, उड़ गया, कावा क्रो उड़ गया, उड़ीसा। भारत के कुल नमक उत्पादन का जो होता है 8.7% सांबर झील से प्राप्त किया जाता है। सांबर झील कहाँ पर पड़ता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। कहता है कि भारत में ग्रेनाइट की पटिया तथा सिलेट कहाँ बनाए जाते हैं? तो ललितपुर उत्तर प्रदेश में बनाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको बता रहे हैं। कि केरल में समुद्री तट का कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट। ये मोनोजाइट जो इसी से ना थोरियम निकलता है। परमाणु खनिज जो होता है क्या? तो थोरियम। तो ये कहाँ पाया जाता है? तो केरल में समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज जो मोनोजाइट मोनोजाइट जो बालू होता है इसमें थोरियम का भी कुछ होता है अधिक। जादूगोरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। छपने वाला क्वेश्चन है ये। 2020 का 19-20 का डाटा है। एल्यूमिनियम क्रोमाइट, इसको स्किप कर रहे हैं, इसको स्किप कर रहे हैं। आगे जो क्वेश्चन होगा इसको स्किप कीजिए। एनर्जी कह रहा है, ऊर्जा का जो होता है एक जो होता है नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन होता है। नवीकरणीय क्या होता है कि जो पुनः मतलब कि उसको मतलब कि ख़त्म नहीं, मतलब कि पुनः मतलब कि हो जाए। अब कोयला का क्या है कि मतलब अनवीकरणीय, इसका रिजर्व है, ख़त्म होने के बाद ये दोबारा मतलब कि फिर नहीं हो पाएगा। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, कचरे से उत्पादित ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब जो उदाहरण है किसका है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का है। अनवीकरणीय में आता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसका रिजर्व खत्म, कहानी खत्म। परमाणु ऊर्जा, सेल गैस। अतः कि भारत में कुल ऊर्जा विद्युत ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों के अंश का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा जो विद्युत ऊर्जा जो उत्पादन होता है इसमें तापीय है, तब जलीय है, तब वायु है, तो आणविक है। यानी कि परमाणु भट्टी का ये जो होता है 3.3% के जो करीब जो था ना, तापीय सबसे ज़्यादा होता है। जो तापीय जो होता है किस है? तो कोयला से तैयार किया जाता है। उसके बाद में हाइड्रो जो नहीं होता है जल का, तो वायु का, एयर्स का,
तो कहता है कि सब जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष स्थापित की प्रारंभ किया गया था? सौर मिशन, तो सौर मिशन जो क्या होता है सन की लाइट से, तो ये 11 जनवरी 2010 में। ये काकरापारा जल विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो ये गुजरात में इम्पोर्टेंट है। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य गुजरात, ये इम्पोर्टेंट है। पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र नेज कहाँ है? तो गुजरात में, ये इम्पोर्टेंट है। कोयला उत्पादन मतलब कि देखिए जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर है, तो इसमें कह रहा है कि जो डाटा दिया है ताप विद्युत जो होता है 61.46% हो गया, इसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, और अक्षय ऊर्जा 23.7%, पनबिजली से 12.2%, 1.8 जो परमाणु ऊर्जा से, पुराना डाटा है 3.3 अभी हो गया है, इसको छोड़िए, ठीक है। कहता है कि राणा प्रताप सागर बांध पर विद्युत गिरी कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये जो किया गया है कोटा राजस्थान में किया गया है। राणा प्रताप सागर बांध पर क्या है? तो पावर हाउस है, मतलब कि विद्युत गिरी है। बांध पर मतलब कि हाइड्रो मतलब कि पानी से है। ये पवन ऊर्जा के उत्पादन में तमिलनाडु का स्थान प्रथम है, ये डाटा सही है। विश्व का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित किया गया है। तो कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। विश्व का सर्वाधिक लंबा बांध है, जो किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। किस नदी पर है? तो महानदी पर है। इसके आगे कह रहा है इधर, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन क्या है? तो ये थोरियम है, अभी बताए हैं। भारत में कौन सा शैल तंत्र ये कोयला भंडार के लिए गोंडवाना है, ये इंपॉर्टेंट है। गोंडवाना में इसी से कोयला निकला अथी होता है। कोयला के उत्पादन में राज्य है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, इसी में आगे पीछे होते रहता है। कोई उत्पादन में सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ ही है, रिजर्व में झारखंड है। भारत का सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाया जाता है? भंडार जो पाया जाता है ये झारखंड में, ठीक है। यहाँ उसके बाद में कहता है कि भारत में ताप विद्युत केंद्र स्टेशन किस राज्य में है? तो देखो यहाँ से पूछता है क्वेश्चन, तो जैसे कि नेल्लौर, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, या मतलब कि ये ताप विद्युत सब है, तो नेल्लौर हो गया विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। रामागुंडम, भद्राचलम ये जो है तेलंगाना में है। बुराई गाँव यहाँ देखते हैं, बरौनी जो है कहलगांव, और बरौनी और ये कहाँ है? तो बिहार में है। मुजफ्फरपुर ये भी जो आता है ये बिहार में। छत्तीसगढ़ ये जब ये कहाँ है? ताप विद्युत है कोरबा में, छत्तीसगढ़ में। कोरबा किस राज्य का है? तो छत्तीसगढ़। इंद्रप्रस्थ अहमदाबाद देखते हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा उसके बताते हैं। सतपुरा, स्वर्ण, अमरकंटक जो मध्य प्रदेश, 1 मिनट। मणिपुर, लोकटक जो होता है मणिपुर, ये इम्पोर्टेंट है। भटिंडा जो पड़ता है पंजाब में, इम्पोर्टेंट है ये। इन्नौर पड़ता है तमिलनाडु में। इन्नौर, मेट्टूर, नेवेली, तूतीकोरिन ये सब तमिलनाडु में पड़ता है, इम्पोर्टेंट है। बहराइच उत्तर प्रदेश। उसके बाद दुर्गापुर और फरक्का ये जो पड़ता है, बीरभूम ये पश्चिम बंगाल में, तो इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। बीरभूम, दुर्गापुर, फरक्का ये पश्चिम बंगाल में, ये सब इम्पोर्टेंट है। कोयले के प्रकार कह रहा है कि पीट कोयला, कोयले का जो प्रकार होता है, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट कोयला। इसमें से सर्वाधिक जो उपयुक्त जो सबसे अच्छा जो कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट कोयला को माना जाता है। कोयले का पीट कोयला हो गया, इसमें निम्न कोयला है। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। बिटुमिनस कोयला को काला कोयला कहा जाता है, ठीक है। और एंथ्रासाइट कोयला को कठोर कोयला कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको स्किप नहीं करेंगे। पीट कोयला में देखो एंथ्रासाइट कोयला सर्वाधिक अच्छा होता है, इसमें जो कार्बन की मात्रा 80 से 90% होता है। उसके देखो एंथ्रासाइट A1 कोयला हो जाता है। बिटुमिनस मतलब कि A2 में इसको कर सकते हैं। और लिग्नाइट उसके बाद आता है, तब सबसे जो खराब होता है वो पीट कोयला होता है। तो एंथ्रासाइट जलते समय धुआं रहित होता है, इसमें मतलब कि धुआं कम देता है। 80 से 90% जो होता है ये कार्बन होता है। बिटुमिनस में जो होता है 60 से 80% कार्बन की मात्रा होता है ये। और लिग्नाइट जो जलने पर धुआं अधिक, और इसमें 40 से 60% कार्बन होता है। और पीट कोयला इसमें क्या होता है कि नमी की मात्रा अधिक होता है, काफ़ी धुआं देता है, इसमें 40% से कम इसमें कार्बन होता है। तो एंथ्रासाइट कोयला जो होता है ये जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में पाया जाता है। इसका जो क्षेत्र है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अधिक पूछता है। एंथ्रासाइट जो कोयला होता है एकमात्र इसका क्षेत्र है जम्मू कश्मीर ही है। और बिटुमिनस है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। और लिग्नाइट कोयला जो होता है अरकाट, इसका जो नाम होता है नेवेली, यानी कि तमिलनाडु का है। असम के लखीमपुर में है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है, और कश्मीर के करेबा क्षेत्र में है। और बिटुमिनस का हो गया झारखंड, ये बता दिए हैं। और पीट कोयला ये तो मतलब कि घर घर मिल जाता है, हर जगह जहाँ कीजिए वहाँ हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है।
तो पूछता है कि लिग्न ये मतलब कि क्षेत्र दे देगा, जैसे कि क्वेश्चन इसमें से पूछेगा लखीमपुर, दार्जिलिंग, करेबा क्षेत्र किस प्रकार के कोयले के लिए मतलब कि ये प्रसिद्ध है, तो इसमें ऑप्शन रहेगा लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो वो यहाँ जो आंसर हो जाएगा मेरा लिग्नाइट हो जाएगा। और बिटुमिनस कहाँ है, तो झारखंड हो गया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। और एंथ्रासाइट जो A1 कोयला जो होता है ये कहाँ होता है, तो ये जम्मू कश्मीर में होता है। नामचिक, नामफुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में है, ये इम्पोर्टेंट है। नामचिक और नामफुक कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। कोरबा कोयला अभी देखे हैं छत्तीसगढ़ में। प्रसिद्ध कोयला तालचेर कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में। छपने वाला क्वेश्चन है ये, तालचेर याद कर लेना इस सबको। कहता है कि छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास है, यहाँ पर कोयले की खोज के परिणाम स्वरूप हुआ है। छोटा नागपुर जो औद्योगिक क्षेत्र है इसमें कोयले की खोज के परिणाम स्वरूप ही इसका औद्योगिक विकास हुआ। झारखंड में कोयले की खानें मुख्यतः कहाँ स्थित है, तो झरिया में है, इंपॉर्टेंट है। लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार कहाँ है, अभी बताया है ना लिग्नाइट कोयला, तो तमिलनाडु में है। विश्रामपुर यानी कि छत्तीसगढ़ किसके खनन के लिए, तो कोयला के खनन के लिए। भारत में प्रमुख कोयला उत्पादक जो क्षेत्र है, तो यहाँ से नाम दे देगा कि झरिया, बोकारो, करणपुरा, गिरिडीह ये सब झारखंड के कोयला उत्पादक क्षेत्र है। रानीगंज, बीरभूम ये पश्चिम बंगाल। तलचर अभी बताए थे, उड़ीसा, संबलपुर ये सब उड़ीसा। उमरिया, सिंगरौली जो पड़ता है ये मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट है। कोरबा छत्तीसगढ़, सुहागपुर छत्तीसगढ़, सोनहट ये सब है। उसके विश्रामपुर छत्तीसगढ़, अभी क्वेश्चन ऊपर देखे थे। गोदावरी घाटी और सिंगरैनी ये तेलंगाना में पड़ता है, सर इंपॉर्टेंट है ये सब। वर्धा घाटी ये जो पड़ता है महाराष्ट्र में पड़ता है। कह रहा है कि कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है, तो विद्युत ऊर्जा उत्पादन में होता है। कोयले का कहाँ सर्वाधिक उपयोग होता है, तो यह तापीय विद्युत में इसका हो जाता है। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब उत्पन्न हुआ था, तो 70 से 80 में, 1970 से 80 के बीच में। हाइड्रोजन विजन 2025 क्या है, तो ये क्वेश्चन पीछे भी कहीं ना कहीं पढ़ाए हुए हैं। तो पेट्रोलियम उत्पादन के भंडारण से है ये। भारत में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस की खोज मतलब कि इसका बेसिन जो है कब कब कहाँ हुआ था, तो ये जो कहता है ऊपरी असम बेसिन है, ये इसका 60,000 वर्ग किलोमीटर है। पश्चिमी बंगाल बेसिन है, ये सब मतलब कि ये मतलब इसमें ठीक है, इसमें बेसिन है जो कहाँ कहाँ है, जैसे कि बॉम्बे हो गया, गंगा घाटी बेसिन है, गुजरात बेसिन है, अपतटीय बेसिन। मतलब कि पेट्रोलियम के उत्पादक क्षेत्र, भारत में तेल उत्पादन के 4 क्षेत्र निम्नवत है, जो ब्रह्मपुत्र घाटी हो जाता है, ठीक है, और गुजरात तट है, पश्चिमी अपतटीय मतलब कि अपतट मतलब तट के पश्चिमी तटीय मतलब, और पूर्वी अपतटीय क्षेत्र हो जाता है। विश्व में कुल ऊर्जा उत्पादन का 1/4 हिस्सा जो है मतलब कि जल विद्युत से उत्पन्न किया जाता है। 4 में 1 हिस्सा जो उत्पादन किया जाता है बिजली का, ये जल से किया जाता है। भारत में तेल के अन्वेषण का कार्य जो होता है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। इसका खोज जो होता है ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। HBG ये जो होता है HBG मतलब कि ये जो होता है HBG क्या मतलब कि अरे HBG पाइपलाइन ये दक्षिण बेसिन से है। ये जो होता है ना, जैसे कि हजीरा हो गया, भी से मतलब कि ये जो होता है विजयपुर, और जैसे जगदीशपुर होता है, इसमें मतलब कि हजीरा जो होता है इसमें मतलब कहाँ का है, तो गुजरात का। विजयपुर हिमाचल प्रदेश से मतलब कि ये मध्य प्रदेश या भूल रहे हैं, मध्य प्रदेश में ही होता है, मध्य प्रदेश का है शायद। और उसके बाद जो होता है जगदीशपुर उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। इसका लेंथ भी कभी कभी पूछा जाता है, तो 1750 किलोमीटर का इसका लंबाई में है। इसको जो किया गया था मतलब कि जो यहाँ जगदीशपुर जो दिया गया है ना, उत्तर प्रदेश में जो उर्वरक जो संयंत्र था उसको मतलब कि गैस का मतलब कि वहाँ पहुँच कर बढ़ाने के लिए। भारत के अधिकांश प्राकृतिक के मतलब कि गैस का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो बम्बई हाई से किया जाता है। KG-D6 बेसिन मतलब कि जो प्राकृतिक गैस का यहाँ बृहत भंडार है। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र ये जो पड़ता है तमिलनाडु में पड़ता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ है, तो माकुम असम में था। ये क्वेश्चन छपता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम जो था ये माकुम असम में है, ठीक है। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन जो है ये डिगबोई असम में यहाँ सफल हुआ था। सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई डिगबोई असम है। और प्रथम जो खोज किया गया था ये माकुम असम में किया गया था, लेकिन यहाँ ज़्यादा नहीं मिल पाया था, ठीक है। भारत का 25वां परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है, विद्युत कह रहा है, तो ये रावतभट्टा राजस्थान में है। ज्वारीय एनर्जी मतलब कि टाइडल एनर्जी के उत्पादन में भारत का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है, तो खंभात की खाड़ी जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है।
कहता है कि इंडियन ब्यूरो माइंस के अनुसार भारत में कुल 23 तेल शोधक संयंत्र है। ठीक है, तो पूछ देगा, इंपॉर्टेंट है। डिगबोई असम में है, ट्राम्बे महाराष्ट्र में है, और उस विशाखापट्टनम जो पड़ता है आंध्र प्रदेश, HPCL सब इसका कंपनी जो करता है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। नून माटी जो है ये असम में है, इंपॉर्टेंट है। बरौनी बिहार, कोयली गुजरात, कोच्चि केरल, एक बार सबको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो है सारा है। मनाली तमिलनाडु, हल्दिया पश्चिम बंगाल, क्वेश्चन पूछता है। बोगाई गाँव असम में, चेन्नई जो तमिलनाडु में, नागपट्टनम तमिलनाडु में 1993 में। ये सन उतना सबको याद नहीं हो पाएगा, लेकिन क्षेत्र कौन सा राज्य इंपॉर्टेंट है, वो मथुरा उत्तर प्रदेश, मैंगलोर कर्नाटक में, पानीपत करनाल हरियाणा में, नुमालीगढ़ असम में, इंपॉर्टेंट है ये नुमालीगढ़। जामनगर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम में गुजरात बताए थे। तातीपाका आंध्र प्रदेश, वाडीनार गुजरात, भटिंडा पंजाब में पड़ता है, वीना मध्य प्रदेश, पारादीप उड़ीसा। ठीक है, 2010 में यहाँ कहता है कि जामनगर व वाडीनार निजी क्षेत्र के और HPCL जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भटिंडा और BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के ये सब उपक्रम है। ठीक है, भारत में भूटान के सहयोग से छूटा नहीं ना है वडोदरा, भारत के 8 इसमें 1 मिनट ये भारत के छूट गया है, ऊपर देखते हैं। भारत के परमाणु क्षेत्र के कार्यशील केंद्र जो है कैगा, मतलब कि परमाणु क्षेत्र यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है। एक बार सबको देखते जाओ, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, सारा सही हो जाएगा। कैगा कर्नाटक में है। कलपक्कम जो है परमाणु मतलब कि ऊर्जा क्षेत्र है, ये मतलब तमिलनाडु में, रावतभट्टा राजस्थान में, कुडनकुलम तमिलनाडु में, काकरापारा गुजरात में, नरौरा उत्तर प्रदेश, कल भी बताए थे, तारापुर महाराष्ट्र में। भारत के कुल उत्पादित विद्युत उत्पादन है परमाणु ऊर्जा का यहाँ जो दिया है 3.3% अभी हो गया है। ठीक है, भारत के 8 मतलब कि भारी जल मतलब कि जो है रिएक्टर संयंत्र जो होता है, ये नांगल पंजाब में है, बड़ोदरा गुजरात, तूतीकोरिन तमिलनाडु, कोटा राजस्थान, तलचर उड़ीसा, थाल महाराष्ट्र, हजीरा गुजरात, मानगुरु तेलंगाना में पड़ता है। कहता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ जो कह रहा है कि भूटान में भारत के सहयोग से मतलब कि भूटान में संकोच, मांगदेछु, चुक्सा और ताला पर जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। ठीक है, नेवर फर्स्ट मतलब कि भारत के ये मतलब कि नीति है। तो भूटान में इसका सही, भूटान में ये बना रहा है, लेकिन अब भारत अपने पैसों से, लेकिन बिजली जो वहाँ से परचेज करेगा इसके लिए भारत पे भी करेगा। कहता कि विद्युतकरण के संबंध में जो संस्थान है NTPC कह रहा है कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो होता है महारत्न कंपनी है, इसका स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था, नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, राष्ट्रीय पन बिजली निगम फरीदाबाद 1975 में ही है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड नई दिल्ली 1969 में। कहता है भारतीय विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड नई दिल्ली 99 में। राष्ट्रीय विद्युत परीक्षण, इसमें से 2-3 ऐसा है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि NTPC 1975 याद रखो। उसके बाद में जो कहता है, इसको छोड़ बता रहे हैं, ग्रामीण ये भी छोड़ सकती है, स्किप कर सकती है। उसके बाद में जो कह रहा है, इसमें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो है यहाँ, इसमें जो गेल कह रहा है, देखो गैस इंडिया लिमिटेड जो होता है भारतीय मतलब कि गेल इंडिया गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, ये दिल्ली 1984, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो 2002 में। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो होता है नई दिल्ली 1956 में, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 1964 में। ऑल इंडिया लिमिटेड ये जो होता है 1959 में। ये 3-4 ही इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनता है। भारत में किस राज्य के में बिजली के प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादकता सर्वाधिक है, तो ये महाराष्ट्र में है। रामपुर भारत में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव है। ये रामपुर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सौर ऊर्जा प्लांट यहाँ सबसे पहले लगा था, उत्तर प्रदेश। भारत में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक मुख्य स्रोत क्या है, तो विद्युत ऊर्जा का भी बताए हैं कि ये जो होता है कोयला का है। ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किस प्रकार की ऊर्जा का है, तो थर्मल एनर्जी, यही जो होता है कोयला का विद्युत ऊर्जा। एंथ्रासाइट कोयला का सर्वोत्तम किस्म है जिसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% होता है, अभी इसको देख चुके हैं। गुजरात 5 वजन सौर ऊर्जा मतलब कि 5 पवन सौर ऊर्जा कह रहा है कि तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान में ये सब सौर ऊर्जा का है। भारत में मैग्नीज के सर्वाधिक निक्षेप महाराष्ट्र में होता है, इंपॉर्टेंट है, ये सही डाटा है, अभी भी है। अबरक के 3 प्रमुख किस्में कौन सा है, तो श्वेत अबरक, पीत अबरक और श्याम अबरक। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कोयला आधारित है और गैस, ये सब स्किप करो यहाँ से नहीं, मतलब कि भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ है,
तो ये जो है टाइडल एनर्जी भावनगर गुजरात में है, ठीक है। ओबरा ताप विद्युत, ये इंपॉर्टेंट है, रसिया के सहयोग से बनाया गया था। किस देश के सहयोग से की गई थी ताप विद्युत, ये जो रसिया के। सतारा किस लिए प्रसिद्ध है, तो सतारा जो महाराष्ट्र में पड़ता है पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए है। कहता है कि देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन ये राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है, मतलब हो चुका है। जैसलमेर के नोक में बनने वाले प्लांट 50 मेगावाट क्षमता होगी इसको, ठीक है। कहता है कि परिवहन और संचार, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेसवे का जो है ये 21-22 का डाटा है। सड़क का अन्य राजमार्ग 1,71,000, ये स्पीडी में पढ़ा देंगे यहाँ से। राष्ट्रीय राजमार्गों में सर्वाधिक लंबाई किस राज्य की है, तो महाराष्ट्र में है। प्रांतीय राजमार्ग महाराष्ट्र में। स्वर्णिम चतुर्भुज ये किससे है, तो राजमार्ग को जोड़ने से है, ये क्वेश्चन छपता है, ये इसको इम्पोर्टेंट है। उत्तर दक्षिण पूर्व एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को किस स्थान पर मिलते हैं, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण पूर्वी एक्सप्रेस जो है झांसी में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH जो 44 है श्रीनगर से कन्याकुमारी, और सबसे छोटा जो कहता है NH 327B है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। NH 327B जो है 1.20 किलोमीटर ही है, इसका राष्ट्रीय राजमार्ग है ये। सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है 340.8 किलोमीटर। रेलवे स्टॉक कॉलेज कहाँ स्थापित है, तो ये जो है बड़ौदा में है। स्टाफ कॉलेज कहाँ है, तो बड़ौदा गुजरात में पड़ता है। चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेन्नई बंदरगाह जो है ये कृत्रिम बंदरगाह है जो बनाया गया है। भारत में रेलवे का इकाई उत्पादन कहाँ है, तो कारखाना। और ये विद्युत इंजन जो बनता है चित्तरंजन लोकोमोटिव, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। सवारी डिब्बे जो बनता है ये पेराम्बूर में बनता है जो तमिलनाडु में, 1992 में इसका स्थापना वर्ष है। रेल का डब्बा जो बनता है ये कपूरथला पंजाब में बनता है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, ये सब ट्रेन का डब्बा में जाएगी तो लिखा रहता है, ट्रेन का जो डब्बा देखना उसमें लिखा होगा रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला रेल डब्बा। उसके आगे कहता है डीजल इंजन जो बनता है ये पटियाला पंजाब में बनता है। और डीजल लोको जो वर्क्स वाराणसी उत्तर प्रदेश में डीजल इंजन यहाँ भी बनता है। कह रहा है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर दक्षिण गलियारा यानी कि उत्तर से दक्षिण में जोड़ने का, ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु तक इसका जो टोटल है ये इसमें कितना है, तो 3745 किलोमीटर ये लंबा है। पूरा उत्तरी छोर से लेकर के दक्षिणी छोर तक पूरा ये इसका लेंथ है 4745 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण गलियारा इसका नाम दिया गया है। इसके बाद महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। NH1 किसको जोड़ता है, तो लेह और लद्दाख के बीच में, मतलब यहाँ श्रीनगर के कारगिल से लेह को जम्मू कश्मीर में 422 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 301 ये जो होता है कारगिल में, नेशनल हाईवे 1 से प्रारंभ होकर के जौस्कर तक जो जम्मू कश्मीर तक जाता है 234 किलोमीटर है। 701 जो होता है नेशनल हाईवे बारामूला में, नेशनल हाईवे 1 से प्रारंभ होकर के राफियाबाद कपूरवाला तंगधार तक जाता है 126 किलोमीटर है। NH नेशनल हाईवे 2 इम्पोर्टेंट है, डिब्रूगढ़ से लेकर के तुईपांग तक जाता है, ये 2325 किलोमीटर है। NH 3 जो होता है अटारी बॉर्डर जो नहीं है, अटारी अमृतसर मनाली लेह में 883.18 किलोमीटर। NH 44 इसके बाद देखो NH 44 जो होता है ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर पठानकोट पानीपत दिल्ली मथुरा आगरा ग्वालियर झांसी सिवनी नागपुर हैदराबाद कुर्नूल कृष्णागिरी कन्याकुमारी, ये बस के कंडक्टर को याद होगा। ये 3745 किलोमीटर इसका लेंथ है। कहता है कि कोंकण रेलवे किन दो स्थानों को जोड़ता है, तो ये रोहा महाराष्ट्र से मंगलुरु कर्नाटक को जोड़ता है। कोंकण रेलवे इम्पोर्टेंट है, ये कोंकण रेलवे इम्पोर्टेंट है, रोहा महाराष्ट्र से मंगलुरु कर्नाटक को जोड़ता है। यूनेस्को द्वारा सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1999 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसको, तो सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन को। सबसे अधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सा है, एक्सप्रेस ट्रेन, तो विवेक एक्सप्रेस 4273 किलोमीटर का दूरी तय करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट किस स्थान पर मिलते हैं, तो कन्याकुमारी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की लंबाई कितना है, तो 450 किलोमीटर है। आयात नौभार
का उच्चतम टन भार संभालने वाला बंदरगाह कौन सा है? तो ये जो है दीनदयाल, ये कांडला में पड़ता है बंदरगाह, कांडला गुजरात में। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य जो कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर कौन सा है? तो काकीनाडा हो गया। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई में है सबसे बड़ा बंदरगाह, ठीक है। उसके आगे रेलवे जोन का मुख्यालय, सब रेलवे जोन दिया है, यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछता है। तो उत्तर रेलवे जोन नहीं, मतलब कि यहाँ उत्तर रेलवे का सब कह रहा है कि उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद, उत्तर रेलवे नई दिल्ली, ये मैप में बना दिया है। गुवाहाटी का असम पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का है। जयपुर जो पड़ता है उत्तर पश्चिमी रेलवे का पड़ता है। पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर है। चर्च गेट पड़ता है पश्चिमी रेलवे का। और सेंट्रल रेलवे का जो पड़ता है कहाँ पड़ता है? तो मुंबई में पड़ता है, मुंबई सेंट्रल मध्य। उसके बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली में है। विशाखापट्टनम दक्षिण तटीय रेलवे का विशाखापट्टनम। सिकंदराबाद किसका है? तो दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद है। दक्षिण रेलवे का जो पड़ता है ये चेन्नई में पड़ता है। बिलासपुर किसका हेडक्वार्टर है? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का है। पूर्व तटीय रेलवे का जो पड़ता है भुवनेश्वर पड़ता है। कोलकाता किसका पड़ता है? तो दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता है। पूर्व रेलवे भी कोलकाता, उसके अंदर कोलकाता मेट्रो है, ठीक है। पूर्व, उसके बाद में पूर्वोत्तर रेलवे का हाजीपुर पड़ता है। पूर्व मध्य रेलवे यानी कि पूर्वोत्तर रेलवे का हाजीपुर पड़ता है। इसमें से तुम बस एक ही याद रखो, हाजीपुर, यही क्वेश्चन पूछेगा। और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का गुवाहाटी। कह रहा है कि भारत के 13 बड़े बंदरगाह, इसमें आता है कांडला, नाम परिवर्तित करके इसका दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाहवा शेवा, इसका भी नाम बदल करके जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है। मार्मागुआ, देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह, मतलब कि यहाँ से गोवा में पड़ता है, यहाँ से निर्यात किया जाता है, सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह, इंपॉर्टेंट है ये सभी। न्यू मैंगलोर, आकार की दृष्टि से अपेक्षाकृत ये छोटा है, कोचीन पड़ता है। अरब सागर की रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कोचीन, ठीक है। तूतीकोरिन, इसका नया नाम भी ओ भी चिदम्बरनार है इसका। चेन्नई में कृत्रिम और दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, पहला मुंबई है और चेन्नई जो है ये कृत्रिम तथा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम जो है ये सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विशाखापट्टनम, मुंबई और मतलब ये जो चेन्नई है, पारादीप, पोताश्रय सबसे गहरा है इसका, मतलब कि पोत जहाँ पानी में जो होता है इसका सबसे अधिक गहराई तक है ये। कोलकाता हल्दिया, एक नदीय पतन भी है, ये एक नदीय का द्वारा है कोलकाता हल्दिया। इन्नौर जो है सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है। कहता है कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन कहाँ स्थित है? तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान जो है ये कहाँ है? तो पटना में स्थित है। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये अमृतसर में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड जो गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? तो ये अलंग में स्थित है, गुजरात के अलंग में स्थित है, ठीक है। कहता है कि कच्छ की खाड़ी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो दीनदयाल बंदरगाह स्थित है जो कांडला में पड़ता है। भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो ये जो कौन है? तो चेन्नई है। कौन सा बंदरगाह बाह्य पटन का मतलब कि विशिष्ट उदाहरण है ये? तो ये हल्दिया है। उड़ीसा तट पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? तो उड़ीसा पर कौन सा है? तभी पारादीप है। मारमागुआ पटन जो पतन जो पोर्ट है ये कहाँ है? तो गोवा में है, ठीक है। और है भी, क्या वो पेज है, अच्छा लास्ट पेज है। कहता है कि भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग जो पड़ता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जलमार्ग की मतलब कितना है? NH पूछ, मतलब कि WHO NWA नेशनल वाटर वे 1 मतलब कि जो है ये 1620 किलोमीटर है। हल्दिया से, प्रयागराज से हल्दिया, यही याद रखो, ठीक है। वो नेशनल हाईवे 2 जो है सादिया से धुबरी, यहीं से पूछता है क्वेश्चन। उसके बाद 3 जो है कोट्टापुरम से कोल्लम में तक है, ये केरल में है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी 4, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल 5 है। इसमें से मेन जो है 3 ही है, 1 2 3 ही याद रखो। पहला जो पूछता है प्रयागराज से हल्दिया, दूसरा जो है साडिया से धुबरी, ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र घाट, ये नदी में मतलब किसका दी होता है, कोट्टापुरम से लेकर के कोल्लम तक ले है, बस इतना ही याद रखो, ठीक है। इसका छोड़ दो कितना लेंथ है। देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है। इंदिरा गांधी कहाँ पड़ता है? तो ये मतलब कि नई दिल्ली। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, इंपॉर्टेंट है। नेताजी सुभाष चंद्र कोलकाता में। बाबा साहब अंतर्राष्ट्रीय नागपुर में। सरदार वल्लभ पटेल जो है ये अहमदाबाद।
गोपीनाथ जो पड़ता है बारदोली गुवाहाटी में। चौधरी चरण सिंह लखनऊ इम्पोर्टेंट है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय अमृतसर, इसमें कालीकट उसके त्रिवेंद्रम जो तिरुवनंतपुरम में पड़ता है, कालीकट कोझिकोड में। उसके अंदर राजीव गांधी जो हैदराबाद में है। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय ये श्रीनगर में पड़ता है, शेख अल आलम। लेकिन इसमें से भी बता देंगे कौन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसमें जयपुर जो है, जयपुर में लाल बहादुर वाराणसी में है, राजीव गांधी हैदराबाद में है। राजीव गांधी इंपॉर्टेंट है। कोचीन जो पड़ता है, यह कोच्चि में मतलब जो केरल में है वहाँ पर है, ठीक है। वीर सावरकर पोर्ट ब्लेयर में है, इंपॉर्टेंट है। देवी अहिल्याबाई इंदौर में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। तो इसमें से जो क्वेश्चन पूछता है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो है ये नई दिल्ली, ये इंपॉर्टेंट है। ये बीपीएससी भी क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में इसमें चौधरी चरण सिंह जो है ये लखनऊ, दो ही इसमें से याद रखो, मेनली जो छपने वाला क्वेश्चन है वो, ठीक है। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो है प्रयागराज से हल्दिया तक विस्तृत है। इसका लंबाई जो है 1620 किलोमीटर है। कहता है कि प्रमुख बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस पतन का निर्माण किया गया है? तो नहवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को। भारतीय डाक विभाग के द्रुत डाक सेवा का कब प्रारंभ किया गया था? 1986 में। सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का पहला विमानपत्तन जो है कोचीन विमानपत्तन है। भारत में टेलीफोन सेवा का प्रारंभ 1982 में हुआ था। प्रमुख तेल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जो है हजीरा विजयनगर जगदीशपुर, अभी बताया था ना, ये देखो वहाँ भी बोले थे ना कि 1750 किलोमीटर इसका लेंथ है, यहाँ दे दिया। तो प्रथम था यही। कांडला भटिंडा है, मतलब ये। इसके बाद में बरौनी पटना कानपुर 743, जामनगर लोनी 1200, कोच्चि मंगलुरु 450। तो इसमें से हजीरा विजयनगर जगदीशपुर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आज मतलब कि सेकेंड, कल मतलब इसमें ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी कल के वीडियो तक ख़त्म हो जाएगा।